का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे त्रिलोचन जी की एक बात याद आती है आई कि अध्यक्ष का अर्थ क्या है। अब उसे परिहास ही लें, क्योंकि डिक्शनरी में जाएंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। उन्होंने कहा अध्यक्ष, और फिर हिंदी में कहा कि संस्कृत में जो भी अर्थ हो, पर जो आंख पर चढ़ा रहे, जो आंख में चढ़ा हो वो अध्यक्ष है। तो इसमें जो चढ़ा हुआ है उस भंगिमा को स्वीकार करते हुए मैं इस क्षमा प्रार्थना करते हुए कि तीनों ही वक्ता मुझसे उम्र में वरिष्ठ हैं, इसके बावजूद मैंने ये पद स्वीकार किया। मुझे नहीं जानकारी थी कि ऐसा होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि सुबह से बातचीत चल रही है और ये सभा का आज का अंतिम सत्र है, और इस तरह से ये मेरा अंतिम वक्तव्य भी है। मैं खुद आपकी जगह होता तो मैं घर चला गया, इसलिए कि कितना ही गंभीर विमर्श हो, उसकी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि दिमाग के ग्रहण करने की, रिसेप्शन की एक सीमा है। दिमाग को भी सांस चाहिए, खून चाहिए, जिसके बाद वो नए सिरे से रिचार्ज करके समझ सकता है। तो मैं होता तो चला जाता, आप गए नहीं। इसका दंड आपको अगले 15-20 मिनट झेलना पड़ेगा, और मैं कुछ बातें कहूंगा। इसलिए कहूंगा कि मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी जो सबसे वरिष्ठ हैं, उसके साथ प्रोफेसर सुमन जैन जी, डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे जी, सभी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और खास तौर पर मेरे लिए, चूंकि मैं शुद्ध हिंदी वाला हूँ और संस्कृत वगैरह नहीं जानता, इस वजह से बहुत सारी ऐसी बातें जो पंडित शर्मा ने कही मेरे लिए नई थी। जब वो उस छंद के बारे में कह रहे थे, प्रामाणिक के बारे में, प्रामाणिका के बारे में, और फिर पंच चामर पर वो गए, तो मुझे याद आया कि हिंदी में दो और बाद के कवियों ने इस छंद में बहुत महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं, याद रखना चाहिए। प्रसाद ने तो ये गीत लिखा ही हिमाद्रि तुंग शुंग से। उसके बाद शमशेर ने एक महान कविता लिखी, ये शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का, धुआं धुआं सुलग रहा गवालियार के मजूर का हृदय। ये ठीक वही छंद है। और शमशेर के सबसे घनिष्ठ मित्र, कवि मित्र, आलोचक मित्र और वैचारिक सहचर मुक्तिबोध ने भी उस पर हाथ आजमाया और एक अद्भुत कविता लिखी, मुझे पुकारती हुई पुकार हो गई कहीं। तो ये जो प्रसाद की उत्तर जीविता है, मुझे नहीं मालूम कि शमशेर को कितनी संस्कृत आती थी, मुक्तिबोध को कितनी संस्कृत आती थी, पर दोनों को स्नेह था छायावादी कवियों से और निराला और प्रसाद से। इसलिए संभव है कि ये चीज वहां से आ रही हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाद के कवियों, प्रगतिशील कवियों के यहाँ, आप सब जानते हैं कि ऐतिहासिक क्रम में छायावाद के बाद प्रगतिशील कविता आती है। तो प्रगतिशील कविता ने छायावाद के प्रगतिशील दाय को स्वीकार किया और आगे बढ़ाया, और वो चीज आज तक चली आती है। प्रसाद जी पर कविता जी नहीं है, कविता जी हैं यहाँ। पिछले साल भी कुछ बातें इसी अवसर पर मैं बोल चुका हूं, तो कुछ बातें मैं दोहराऊंगा। आजकल मैं दोहराने को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि हमारे जो उधर खड़े हैं लोग, वो कुछ बातों को लगातार दोहराते रहते हैं, तो इधर वाले भी लगातार दोहराते रहें। यानी कुछ बातें हम रोज दोहराएं। जैसे संविधान की प्रस्तावना हम रोज पढ़ें, दिन में कई बार पढ़ें, उसमें आए हुए शब्दों पर गौर करें, ध्यान दें, उस पर अटकें, उसके बारे में विचार करें, तो ये बेहतर है। वैसे ही कुछ बातें दोहरा लेना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि 20वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं में ऐसे अनेक कवि हुए हैं
जो मूल रूप से कवि हैं, पर जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने जीवनानुभव से, अपनी रचनात्मक कल्पना से, अपनी भाषा से और अपने तमाम रचना विवेक से कविता के साथ साथ दूसरी विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और इस तरह कविता का एक संपूर्ण प्रकटन आधुनिक भारतीय भाषा में होता है। मूलतः वे कवि हैं और कवि होकर ही वे गद्य विधाओं में जाते हैं। इसे मैं कविता का विस्तार, एक्सटेंशन मानता हूं। यह कारण नहीं है कि हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कवि राजेश जोशी ने पिछले दिनों कहा कि उपन्यास कहानी का विस्तार नहीं है, जैसा कि सामान्यतया मान्यता है उपन्यास कविता का विस्तार है, महाकाव्य का नहीं कविता का विस्तार है उपन्यास, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये जो कवि भाषा का एक बोध लेकर, जीवन का एक बोध लेकर दूसरी विधाओं में जाता है और वहां वो कमाल करता है। तो मैंने देखा कि भारतीय भाषाओं में प्रसाद से थोड़ा ही पहले, प्रसाद के समकालीन एक महाकवि हैं, विश्व कवि, उनके सोच विचार का, जिनकी भाषा बोध का बहुत सारा हिस्सा प्रसाद से मिलता है। ये बहुत दिलचस्प है कि प्रसाद से वो कहाँ मिलते हैं और प्रसाद से कहाँ अलग होते हैं। वो बातें बहुत ध्यान देना होगा। आप देखेंगे कि पिछले वर्षों में प्रसाद को लगातार भारत बोध के संदर्भ में पढ़ा जा रहा है, लेकिन जिस कवि का मैं नाम ले रहा हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर, उसे इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा रहा है। उसका इस तरह का कोई नया पाठ इन वर्षों में नहीं हुआ और मैं उसी कवि का जिक्र करना चाहता हूं, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हिंदी में जो 3 प्रतिभाएं, बल्कि 2 ही कहना चाहिए, मुझे लगती हैं, जिन्होंने रविन्द्रनाथ जैसी कवि प्रतिभा दिखाई देती है और रविन्द्रनाथ की तरह कविता से बाहर जाकर दूसरी विधाओं में, कहानी में, उपन्यास में, निबंध में और खास तौर पर नाटक में, संगीत में जाकर काम किया है। ये 2 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, हमारे पुरखे, जिन्हें हमने देखा नहीं, और हमारे समय में राजेश जोशी। 2 और कवि प्रतिस्पर्धा में हैं, अज्ञे और मुक्तिबोध। अज्ञे ने तो कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध भी लिखे, आलोचनात्मक साहित्य लिखा, वैचारिक साहित्य भी लिखा, नाटक भी कहने के लिए एक लिखा, उत्तर प्रियदर्शी नाम का। और दूसरे मुक्तिबोध, जिन्होंने बाकी सब विधाओं में लिखा लेकिन नाटक नहीं लिखा। तो पहली बात तो प्रसाद पर बात करते हुए, ये जो खंड है फ्रैक्शन में देखना, जिसमें हम संपूर्णता में देखने से रह जाते हैं। कविता का सिरा गद्य में, कहानी में, कहानी का सिरा उपन्यास में, उपन्यास का सिरा निबंध में, निबंध का सिरा नाटक में है। बहुत सारे गीत नाटकों में लिखे गए हैं, जिक्र किया हमारे साथी वक्ता ने। तो ये जो एक आंतरिक प्रवाह है सोच का, जीवन विवेक का, रचना विवेक का, भाषा बोध का, रचना बोध का, वो प्रवाह कैसे जाता है। तो एक बात तो मुझे ये कहनी है कि प्रसाद को के बारे में सोचते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने रखकर उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि 20वीं शताब्दी की ये 2 महान प्रतिभाएं कहां मिलती हैं, कहां से अलग होती हैं और उनके रास्ते कहां अलग अलग जाते हैं। दूसरी एक बात मुझे हमेशा और लगती है, जिसको मैं बार बार दोहराना चाहता हूं, ये बात कह के मैं कविता की तरफ आऊंगा। वो बात ये कि यदि जयशंकर प्रसाद ने कुछ न लिखा, कविताएं न लिखी हो, कविताएं भी उन्होंने कई प्रकार की कविताएं लिखी हैं। वो दुस्साहस तो निराला ने भी नहीं किया जो प्रसाद ने किया, महाकाव्य लिखने का साहस उनके समय के और कवियों ने किए थे। उनके समय में 6 बरस पहले साकेत लिख चुके थे जयशंकर, मैथिली शंकर। उसके पहले प्रिय प्रवास लिख चुके थे हरिऔध। रामनरेश त्रिपाठी कई खंड काव्य लिख चुके थे। तो एक तरह की हिंदी की खड़ी बोली की, क्योंकि खड़ी हिंदी संस्कृत नहीं है,
हिंदी के पांव जो है वो हो सकता है कि कहीं पूर्वज परंपरा में संस्कृत में हो, लेकिन उसके सारे के सारे जो रगों में बहता हुआ खून है वो बोलियों से आता है। तो वो बोलियों का सारा जो संस्कार है, अब इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि बनारस में रहकर बनारस की बोली से, काशिका से, भोजपुरी से प्रसाद ने अपनी कविता में, गद्य में क्या ग्रहण किया? क्योंकि जब आप बनारसी कहते हैं तो आपको इस पर विचार करना होगा कि वो कौन सी बातें जो ऊपरी स्तर पर नहीं बात हो सकती कि इतने शब्द आ गए। आखिर एक सहज प्रवाह में भोजपुरी की तरफ मुंह किए हुए खड़ी बोली की तुलना में उन्होंने संस्कृत की तरफ मुंह किए हुए खड़ी बोली का चुनाव क्यों किया? ऐसा तो रविन्द्रनाथ ने नहीं किया, ऐसा तो निराला ने नहीं किया, बाद में निराला ने इसे छोड़ दिया। तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी ठेठ जमीन है, जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, क्या हम उसे हीन भाषा समझते? संस्कृत एक महान भाषा, उसमें महानतम लिखी गई है, पर मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं, और यदि मेरे भीतर हिंदी के प्रति हीनता भाव होगा तो मैं कैसे अच्छी हिंदी बोल सकूंगा या अच्छी बातें कह सकूंगा? तो बनारस के साथ, काशिका के साथ, भोजपुरी के साथ उनका जो रिश्ता है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है इस सेंस में। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं कि कुछ ना लिखा होता जयशंकर प्रसाद ने, सिर्फ 8-9 वो निबंध लिख दिए होते जो काव्य कला तथा अन्य निबंध में संकलित। आप सच मानिए, मैं दृढ़ विश्वास से ये बात कह रहा हूं, इंटीग्रिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं उस पर मेरा भरोसा है कि रामचंद्र शुक्ल से, जिन्हें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, महान प्रतिभा है हिंदी, लगभग वैसी ही जैसी कि जयशंकर प्रसाद है, निराला है, प्रेमचंद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो रामचंद्र शुक्ल से आलोचना में कोई एक आदमी टक्कर लेता हुआ दिखाई देता है। महान आलोचकी प्रतिभा के व्यक्ति हैं जयशंकर प्रसाद, क्योंकि आलोचक को जैसी तैयारी चाहिए, उन्होंने काम नहीं किया वैसा जैसा कि वो कर सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत काम थे, उम्र बहुत छोटी मिली थी। जिस उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, मैं उनसे 3 साल ज्यादा बड़ा हो चुका हूं। तो मैं अपने ही आईने के सामने खड़ा हूं कि मैं, या हम लोगों ने क्या किया है, 47 साल जैसी कुछ उम्र थी या उसके आसपास ही उनकी मृत्यु। मेरा थोड़ा वो कमजोर है, आगे पीछे कर लीजिएगा, पर कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। रामचंद्र शुक्ल जैसी तैयारी है परंपरा की, इतिहास की, शास्त्र की, लोक की, समसामयिक अनुभव की। प्रसाद को सिर्फ परंपरा का ज्ञान जयशंकर प्रसाद नहीं बना, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान जयशंकर प्रसाद को जयशंकर प्रसाद नहीं माना। जयशंकर प्रसाद को जयशंकर प्रसाद बनाता है उनका समकालीन बोध, और उनकी कविता में, उनके गद्य में यहां से वहां तक लेकर जो भी उछाल है जयशंकर प्रसाद, वो अपने समकालीन जगत को संबोधित करने की अदम्य लालसा से पैदा। वो अतीत की कोई कथा नहीं लिखना चाहते, वो भारतीयों का कोई गौरव गान नहीं करना चाहते थे, भले आपको थोड़ी देर के लिए लग जाए। वो भारत का गौरव गान इसलिए करना चाहते थे क्योंकि भारत एक गुलाम देश था, और भारत के नागरिकों में एक आत्मविश्वास का, एक ऊर्जा का, एक सकारात्मकता का, अपने प्रति एक विश्वास का भाव हो गया। तो ये जो तैयारी है जयशंकर प्रसाद की, वो तैयारी उन्हें रामचंद्र शुक्ल के समकक्ष खड़ी करती है, वो अद्भुत है। अब प्रसाद की जो कविता है, जैसा मैंने कहा कि अच्छा होता कि मैं चली गई कविता जी, मैं तो कहूंगा कविता जी से कि ये तमाम तामझाम बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रसाद पर एक अच्छा निबंध इन गोष्ठियों से निकल कर नहीं आए, इसीलिए किसी को हर साल फेलोशिप दे दीजिए 1 लाख रुपए की, जो किसी एक जगह पर ठहर के 50 पेज का एक बढ़िया निबंध। अच्छा होगा कि वो प्रोफेसर सर वंदना शर्मा को 50,000 का मानदेय दे, वो लेंगी नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने सुना है उनका संगीतबद्ध किया हुआ वो गीत ले चल मुझे बुलावा देकर। हमारी विद्यार्थी थी
मेरी नहीं थी, आराधना तिवारी के मुख से। तो प्रसाद का संगीत बनना चाहिए और निरंतर उसका गायन होना चाहिए, वो नहीं है। रविन्द्रनाथ को जो चीज रविन्द्रनाथ बनाती है वो रविन्द्रनाथ का संगीत है, जो रविन्द्रनाथ को रविन्द्रनाथ बनाता है। जयशंकर प्रसाद ने यदि रागों में लिखा है, यदि रागों के नाम कविताओं के साथ, तो होने चाहिए ना उनके कंपोजिशन, क्योंकि एक ही राग में 100 तरह के कंपोजिशन, 1000 तरह के, लाख तरह के कंपोजिशन हो सकते हैं। ये काम होना चाहिए। तो प्रसाद ने कई तरह की कविताएं लिखी, छोटी कविताएं, मझोले आकार की कविताएं और बड़ी कविताएं जैसे कि कामायनी महाकाव्य। तो मुझे लगता है कि प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ कवि रूप उनके छोटे गीतों में दिखता है, क्योंकि उसमें एक तानता है, एक स्वर है। वो आपको भले लगे थोड़ी देर के लिए कि लीनियर है, पर एक परतीय है, एक आयाम है उसके अंदर। जीवन का कोई एक पहलू, भाव का कोई एक पहलू लिया गया है, लेकिन वो जो लिया गया है उसमें कोई असमंजस, उसमें कोई दुचित्तापन, उसमें कोई अंतर्विरोध, उसमें कोई द्वंद्वग्रस्तता नहीं। भाषा के स्तर पर, क्योंकि कविता है क्या? कविता भाषा का एक विशेष रचनात्मक रूप है। कविता और गद्य में बस इतना ही अंतर है। खुद को कवि कह लेने वाला आदमी जीवन भर गद्य लिखता रह सकता है। बहुत सारे लिखते हैं, महान कवि बने हुए हैं आजकल, और गद्य में कविता हो सकती है। कविता और गद्य में इतना ही है कि गद्य सामान्यतया एकार्थी होता है, एक अर्थ वाला होता है, और कविता में अनेक अर्थों की संभावना होती है और भाषा की विशिष्ट भंगिमाएं होती हैं। तो वो जो कविताएं हैं, छोटी कविता, चाहे वो महाकाव्य के अंदर है। कामायनी के सबसे सुंदर हिस्से वे हैं जहां प्रसाद ने स्वतंत्र गीत उसके अंदर कंपोज कर दिए। कामायनी एक अद्भुत महाकाव्य है, विलक्षण महाकाव्य है, लेकिन एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी असफलताएं भी उतनी ही बड़ी, क्योंकि उतनी बड़ी कोशिश 20वीं शताब्दी में फिर हम हिंदी वालों की तरफ से होते हुए नहीं देखते। मतलब मेरी निजी मान्यता यह है कि पूरे 1000 साल के इतिहास में जायसी के पद्मावत के बाद और पद्मावत की तरह की रचनात्मक कल्पना की उड़ान यदि किसी एक महाकाव्य में दिखाई देती है तो वो कामायनी में। जो पद्मावत में, वो रामचरितमानस में नहीं है, वो साकेत में नहीं है, वो हरिऔध प्रिय प्रवास में नहीं है, वो उर्वशी में तो कतई नहीं है, वो किसी और जगह नहीं है, वो वहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 3 चीजों को एक साथ कामायनी के अंदर संबोधित करने की कोशिश जयशंकर प्रसाद करते हैं। एक तरफ तो वो अपने सामयिक अनुभवों को, कंटेम्परेरी एक्सपीरियंसेस को, जो वो जी रहे हैं, जिसमें उनका भारत जी रहा है। कैसा भारत है ये उपनिवेशवाद के पैरों तले कुचला हुआ भारत, जिसका आत्मविश्वास बुरी तरह टूट चुका है, थक चुका है, जिसे पैरों के नीचे इस तरह दबाया गया है कि वो सांस भी न ले सके। उसे बताया गया है कि तुम हीन हो, और पिछले 1000 साल में तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। तुमने कुछ अच्छा किया था तो 1000 साल पहले कभी किया था तुम्हारे पूर्वज। ये समाज जिसको आप भारत कहते हैं, सिर्फ उपनिवेशवाद से ग्रस्त नहीं, वो एक महान समाज होगा, लेकिन ये महान समाज हजारों लाखों कमियों और से ग्रस्त था। समाज का एक हिस्सा अपने ही समाज के दूसरे हिस्से के साथ अमानुषों जैसा बर्ताव करता था। इसको भूल सकते हैं आप इसको भूल सकते हैं कि भारत की स्त्रियां, आप गाते रहिए महानता के गीत, भारत की स्त्रियां घरों से बाहर निकल नहीं सकती। उनकी सामाजिक गतिशीलता शून्य थी, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। भारत के असंख्य लोगों को, जो आबादी का बड़ा हिस्सा थे, उन्हें अछूत मानकर समाज से बाहर दक्षिण टोलों में फेंक दिया गया। जो शरीर से श्रम करते थे, ऐसे लोगों से हम घृणा करते थे। क्या ये सब आपके समाज में, आपके भारत में नहीं है? क्या इन अनुभवों का असर नहीं पड़ता है जयशंकर प्रसाद पर? आखिर ऐसी कौन सी बात है
कि एक समृद्ध परिवार में जन्म लेने के बावजूद इधर से लेकर उधर तक यदि कोई एक केंद्रीय भाव है जयशंकर प्रसाद की कविता में, तो वो वेदना है, वो व्यथा है। ये व्यथा कहां से आती? अच्छा खासा सब कुछ तो था, खाता पीता घर था, अच्छा व्यवसाय था, एक पत्नी का देहांत हुआ, दूसरी पत्नी का देहांत हुआ, फिर तीसरी पत्नी थी, विवाह हुए और बच्चा भी था, सब कुछ तो था, सब कुछ। तो फिर ये व्यथा कैसी? आपको क्यों ये बात नहीं सूझती कि ये व्यथा वो वाली व्यथा है जो निराला की व्यथा है। देखा एक दुखी निज भाई, वो जो वेदना उमड़ती है अपने दुखी भाई को देख, वो है ये व्यथा। कहने का तरीका कुछ भी हो प्रसाद का, क्योंकि आप कविता को गद्य की तरह, निबंध की तरह नहीं पढ़ सकते, और पढ़ने का कुफ्र मत कीजिए। तो ये जो शब्द है यहां से वहां तक क्यों है? क्योंकि प्रसाद अपने समय के सामाजिक उत्पीड़न से नीचे तक दबे हुए लोगों के दुख से भी दुखी। तुमुल कोलाहल कलह कामायनी का गीत। तुमुल कोलाहल तो ठीक है, फिर ये तुमुल कोलाहल के साथ कलह क्यों है? तुमुल कोलाहल कलह में, कलह में ये कैसी कलह है? ये क्या इस कलह का संबंध भारतीय समाज के अंतर कलहों से है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात। इसलिए ये गीत लंबा नहीं बोलूंगा मैं, ये गीत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि ये एक तान है, और प्रसाद का हृदय मैं हृदय की बात वो वहां है। तो एक निचाट रोमांटिक कवि, और ये मत सोचिए कि रोमांटिक कवि समाज विरोधी कवि होता है, वो समाज से बाहर गया हुआ कवि होता है, जैसे कि अक्सर व्याख्या ले चल मुझे भुलावा देकर कविता की गई है। ये गलत व्याख्या है, ये एक तरह का प्रतिकार है। जैसे स्त्री घर के भीतर जाती है और बाहर निकलती है और कहती मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घर में, क्योंकि तुमने जो घर बनाया है वो मेरे रहने लायक नहीं बना पाए। तो ये जो छोड़ देना है, इसका मतलब पलायन नहीं है, ये प्रतिकार है कि पत्नी, बेटी, बहन, मां कहते हैं कि मैं नहीं रहती तुम्हारे घर। ये प्रतिकार है, ये पलायन नहीं है। ये है जयशंकर प्रसाद। इसलिए जयशंकर प्रसाद के गीतों में, छोटे गीतों में, चाहे वो महाकाव्य के अंदर है, रामायणी के अंदर, चाहे वो नाटकों के भीतर है, चाहे शुद्ध गीत है, उनके भीतर वो उनकी कविता का, उनका कवि हृदय सर्वश्रेष्ठ रूप में मौजूद है। अब थोड़ा समय हो तो मैं उनकी भाषिक रचनात्मकता के बारे में कहूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एक दो और जरूरी बातें मुझे कहनी है। लेकिन जैसे ही प्रसाद प्रबंध की ओर गमन करते हैं, जाते हैं, वैसे ही उनकी कविता में असमंजस और दुचित्तापन और अंतर्द्वंद, और जिसको बोलते हैं कि स्पष्टता का अभाव बढ़ने लगता है। तीन तरह के अनुभव उन्होंने लिए, समसामयिक जीवन से लिए अनुभव, निजी जीवन से लिए अनुभव, जो गीतों में प्रकट हुए, और वहां वो सबसे कम समस्याएं उनके गीतों में हैं। उससे थोड़ा समस्याएं हैं, लेकिन कम समस्याएं हैं उन कविताओं में जो इतिहास से संबंधित हैं, जहां इतिहास का आसरा लिया गया। प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि, अशोक की चिंता जैसी कविताएं हैं। तो इतिहास का जहां सहारा लिया है जयशंकर प्रसाद ने, वहां उलझने तो हैं, बहुत सारी उलझने। नामवर जी का मशहूर निबंध है प्रलय की छाया पर, जिसमें उन्होंने प्रलय की छाया को कांग्रेस के दो दलों में बंट जाने, असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी और कांग्रेस के द्वंद्व की एक घटना के रूप में देखा है। मैं उससे सहमत हूं। पेशोला की ये सारी कविताओं को एक राष्ट्रीय आत्मसम्मान, और ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान उस दौर में महत्वपूर्ण है जब भारत गुलाम है,
जब लड़ना है तब जरूरत है, पर जब आप आजाद हैं और तब आप राष्ट्रीय आत्मसम्मान की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता कि अब आपका आत्मसम्मान किसने कुचला। तो इसका मतलब यह है कि आप पूरे राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मान रहे हैं, राष्ट्र के एक हिस्से को राष्ट्र मान रहे हैं और राष्ट्र के भीतर ही किसी दूसरे को राष्ट्र का शत्रु मान रहे हैं। तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसकी परिस्थितियां भिन्न थी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये है भारत, अनजान क्षितिज को भी सहारा देने वाला, ये है भारत। और अपने को ही पराया करने वाला, शत्रु बना देने वाला जो भाव है वो कैसे प्रसाद के भारत का निर्माण है। मेरे घर में ही है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा चाचा है, मैं उसको अपना नहीं बनाना चाहता, तो भारत कैसे बनेगा। तो ये तो वो भारत बोध नहीं है जो जयशंकर प्रसाद का। खैर जाने दीजिए उस पर, मुझे उस पर नहीं बोलना। तो प्रबंध की तरफ जब आते हैं तब असमंजस बढ़ना शुरू होते हैं, क्योंकि प्रबंध में तीनों अनुभवों को प्रसाद मिलाते हैं। सबसे ज्यादा प्रबल है कामायनी में समसामयिक अनुभव, यानी उपनिवेशवाद से लड़ती हुई दुनिया, सिर्फ भारत नहीं। और उपनिवेशवाद क्या है? पूंजीवाद का एक प्रकार है, पूंजीवाद की एक रणनीति है, पूंजीवाद की एक करवट है, पूंजीवाद की एक चाल है, पूंजीवाद की एक परियोजना है जिससे पूरी दुनिया ग्रस्त है। और उच्च वर्ग भी ग्रस्त है और निम्न वर्ग भी ग्रस्त है। यह अलग बात है कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों का उच्च वर्ग उसके साथ गठबंधन कर लेता है, जैसा कि भारत के उच्च वर्ग ने, जैसा कि दुनिया के सब समाजों के उच्च वर्ग ने। पूरा उच्च वर्ग नहीं होता, उसके भीतर एक प्रतिरोधी वर्ग भी होता है जो सामान्य लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। जैसा कि किसी का नाम ले लीजिए, महात्मा गांधी से लेकर जिसका भी नाम आपको अच्छा लगे, वो जनता के साथ खड़ा है, वो उच्च वर्ग। तो समसामयिक अनुभव, कामायनी को आप नहीं पढ़ सकते, गलत पढ़ेंगे जब तक आप हिंद स्वराज को नहीं। पूंजीवाद की आलोचना जो हिंद स्वराज में है, उसका एक तरह का विस्तार है, एक तरह का एक्सटेंशन है कामायनी, क्योंकि उसमें नई तरह की समस्याओं के साथ जो 30 साल का समय बीत गया है, 1907 का है हिंद स्वराज, और ये 1936 में 30 साल का जो समय बीता है उसमें भारत का अनुभव भी बदल गया। भारत ने भगत सिंह को देख लिया, भारत ने चंद्रशेखर आजाद को, अशफाक उल्लाह खां को देखा, भारत ने असहयोग आंदोलन और सविना अवज्ञा आंदोलन को देख लिया, भारत ने किसानों और मजदूरों के सैकड़ों आंदोलनों को देख लिया, विद्यार्थियों के सैकड़ों आंदोलनों को देखा। इसलिए भारत का अनुभव बदल गया। पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध, हिंद स्वराज प्रथम विश्व युद्ध के पहले लिखा गया और कामायनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि में। ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन हिंद स्वराज के बगैर पूंजीवाद की एक ठेठ नितांत भारतीय भाववादी आलोचना, और जयशंकर प्रसाद भी वही है, नितांत भाववादी भारतीय, लेकिन एक आलोचना तो उनके भीतर है पूंजीवाद, इसलिए उसके बगैर आप नहीं पढ़ सकते। तो जो सामयिक अनुभव है उसके साथ मिथक होगा। ऋग्वेद में कुछ कहीं संकेत, शपथ ब्राह्मण में, किसी और जगह कुछ आया होगा मनु का उल्लेख, पर ये जो मनु है कामायनी का मनु, हम में से कौन दावे से कह सकता है कि ये वही मनु है पुराना जिसका उल्लेख हुआ? क्योंकि तो बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल आधुनिक है। ये पूंजीवाद के जमाने में ही हो सकता है ये मनु, जिस एक ऐसे समाज में हो सकता है मनु जिसमें ऊपरी तौर पर पूंजीवाद आ रहा हो, लेकिन जिसकी जड़ें सामंतवाद के भीतर गहरे तक धसी हो। एक अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी समाज में हो सकता है मनु, जैसा कि वो है। तो मिथक के साथ जो ट्रीटमेंट है, मिथक के साथ जो डीलिंग है प्रसाद की, वो जबरदस्त है, एक आधुनिक व्यक्ति की है। कैसे है, कहां से शुरू होती है कामायनी? मैं कहता नहीं और भूलता नहीं और दोहराने से नहीं भूलता, कामायनी शुरू होती है प्रलय से। और जयशंकर प्रसाद बार बार याद दिलाते हैं कि यह प्रलय क्यों आया। प्रलय इसलिए आया क्योंकि देवताओं का जो व्यवहार है
कई बातें उन्होंने कही। विलासी हो गए थे देवता, नित्य विलासी, उसी में डूबे हुए थे, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी, बहुत अधिक आलोचनात्मक है जयशंकर प्रसाद उस लोक के प्रति जिसे देवलोक कहा जाता है और जिसके वो खुद हिस्से हैं। ये जो आलोचनात्मक फैकल्टी है, क्रिटिकल फैकल्टी, प्रसाद तो देवलोक तक की आलोचना करने से नहीं हिम्मत कर रहे और हम प्रसाद की भी आलोचना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये जो ट्रीटमेंट है मिथक, ये जबरदस्त है। ये कोई आधुनिक कवि ही कर सकता है। जयशंकर प्रसाद कर सकते हैं, निराला कर सकते हैं और बाद के कवि कर सकते हैं, हम शायद आज ना कर पाए। तो ये जो तीन तरह के अनुभव है, मिथक के, इतिहास के और समसामयिक अनुभवों के, वो अद्भुत तरीके से उसके भीतर गुथे हुए। और चूंकि कामायनी एक रूपक कथा है, देखिए दो हिस्से हैं कामायनी के। एक कामायनी जहां शिथिल गीत कंपोजिशन, गीतों का कंपोजिशन, और उसमें बहुत सुंदर हिस्से हैं। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है 20वीं शताब्दी का, और शायद दुनिया में ना लिखा गया हो, मैं मालूम नहीं मुझे, जहां कामायनी एक कंपोजिशन हो जाता है। महाकाव्य एक कंपोजिशन है, और कंपोजिशन क्या होता है? हर एक चीज पहले से मौजूद है, रचना नहीं है। सारे सुर, आरोह अवरोह के क्रमों का जो ढांचा है वो मोटे मोटे तौर पर सब मौजूद है, उसे नए तरीके से व्यवहार में लाया गया है। तो एक कंपोजिशन है कामायनी, और उसमें दो हिस्से हैं उसके मुख्य रूप से। और अधिक विश्लेषण में जाएंगे तो और अधिक होंगे, उसके लिए एक एकल व्याख्यान चली होगा, किसी दिन बैठेंगे तो बात करेंगे उस मुद्दे पर उसके अंदर तो स्वतंत्र गीत है, और उसका सबसे सुंदर हिस्सा है जहां कामायनी एक स्वतंत्र गीत है। और मुझे वो हिस्सा जयशंकर प्रसाद की कविता में सबसे श्रेष्ठ लगता है, जो सबसे श्रेष्ठ है उसमें से एक है, और वो है लज्जा से। अभी मैं उसकी आलोचना करूंगा, प्रशंसा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी आलोचना करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद कथा का वितान, जो खास तौर पर 5 सर्गों में निबद्ध, 5 जो कांड हैं कामायनी के, सर्ग ही कहते हैं हम लोग हिंदी में आमतौर पर। पहला चिंता, जहां कथा के बुनियादी सूत्र मिलते हैं पर है नहीं ज्यादा, पर कथा अचानक बढ़ती है पूरी कामायनी में 4 सर्गों में। एड़ा, स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद। और यदि इसको आप नहीं पढ़ते, इसको नहीं समझते, जो मैं जितनी बातें मैं कह रहा हूं, पूंजीवाद की आलोचना, उपनिवेशवाद की आलोचना, और जो तथाकथित भारतवाद है उसकी भी आलोचना, वो सब उसके भीतर विन्यस्त है। ये 4 के भीतर कथा बहुत तेजी से बढ़ती है। भूल न जाऊं, एक बात तो कह देना जरूरी समझता हूं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच कामायनी लिख रहा है, लेकिन यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर पैदा करने की तरफ बढ़ रहा है। एक सर्वसत्तावादी, अधिकारवादी, अपने ही लोगों से घृणा करने वाला एक चेहरा पूंजीवाद। व्लादिमीर इलीच लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था, और हमने देखा कि नहीं, वो चरम अवस्था नहीं थी, क्योंकि उसमें कुछ बाकी रह गया था इंसानियत का हिस्सा। फासीवाद, नाजीवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था, उससे ज्यादा अमानवीय वो नहीं हो सकता, ऐसा हमने देखा। हिटलर के हिटलर बनने से ठीक पहले कामायनी लिखी है। मतलब आ तो गया था वो शासन सत्ता में, लेकिन अभी वो कारनामे शुरू नहीं हुए थे जिसके कारण हिटलर जाना है। अभी वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी चला रहा था। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो सर्वसत्तावादी लोग आते हैं वो डेमोक्रेसी की राह पकड़कर ही आते हैं, और तुम्हारे जीवन में बड़ा दुख है और बड़ा तुमको इस चीज से भय खाने की जरूरत है, ये कहते हुए आते। और राष्ट्र के भीतर 2 राष्ट्र बनाने की उनकी एक प्रवृत्ति होती है, जिसके बगैर उनका काम नहीं चल सकता। हिटलर मुझे बहुत दिलचस्प लगता है और बहुत अच्छा लगता है, जरूरी लगता है, और मैं सल्यूट करता हूं जयशंकर, सर झुका।
कि उन्होंने कामायनी के मनु के माध्यम से उस सर्वसत्तावाद की घनघोर आलोचना की। वो सर्वसत्तावाद जो हिटलर और मुसोलिनी और फिर पूरी दुनिया में किन किन नामों से देखा, वो सर्वसत्तावाद जो अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा कर देता है शासक, जहां अपने बिल्कुल निकट रहने वाले लोग जैसे कि इड़ा, मैं उस झंझट में नहीं पड़ता, श्रद्धा हृदय है और इड़ा मस्तिष्क है। इड़ा एक स्त्री है, तर्कपूर्ण है, आधुनिक है, उसके अंदर शक्ति है कि वो राज्य बना सकती है, वो राज्य बनाकर दूसरे को सुव्यवस्थित करने के लिए सौंप सकती है। वो इड़ा, उस इड़ा के साथ जो व्यवहार है, और अंत में क्या होता है, सभी सर्वसत्तावादी ध्यान रखें, सभी सर्वसत्तावादी ध्यान रखें, मैं यदि घर में सर्वसत्तावादी हूं तो मैं ध्यान रखूं कि जिसके ऊपर सत्ता चलती है, सर अभी संवाद नहीं हो रहा है सर, मैं बोल रहा हूं, सर्वसत्तावाद के खिलाफ खड़ी होती है प्रजा, यह भी कामायनी ही बताती है। दरवाजा तोड़कर सारे अहंकार को ध्वस्त करती हुई आती है जनता, और सारा तुम्हारा शिराजा तुम्हारे अहम का, तुम्हारे व्यभिचार का, तुम्हारी ये जो दमन है तुम्हारा, जिसमें तुम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, उसको खत्म कर दो। और फिर हिटलर जैसे मरा था, हिटलर की तरह वो मनु मर गया। बाद में कामायनी की कथा में वो मनु जाता है, हिमालय चला जाता है। अच्छा होता कि हिटलर भी जीता रहता और वो भी हिमालय में कहीं आता और हम उसको देख सकते, लेकिन उसने वो दिन हमें नहीं दिया। ये जो सर्वसत्तावाद है 1936 में लिख रहे हैं, और अभी हिटलर को मरना बाकी है कई साल बाद, लेकिन उसकी आहट, ये जो कवि के बारे में कहते हैं कि वो ब्रह्मा होता है, परम प्रजापति होता है, ऐसे ही तो होता है, वो अपनी बंद आंख से देख लेता है भविष्य। प्रसाद ने देख लिया कि ये पूंजीवाद जो लोकतंत्र बना रहा है, ऐसे लोकतंत्र यदि आएंगे, इस तरह के लोकतंत्र होंगे तो फांसीवाद होगा, डिक्टेटरशिप होगी और अपनी ही प्रजा के विरुद्ध राज्य खड़ा। इसीलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जयशंकर प्रसाद जिस मुल्क में हुए, जिस जनता के बीच हुए, उस जनता ने जब अपना शासन बनाया, लोकतंत्र बनाया, तो वैसा नहीं बनाया जैसा हिटलर जिससे आया था। उपनिवेशवाद के पैरों तले दबी हुई दुनिया भर की जनता ने जिस लोकतंत्र का निर्माण किया, जिस राष्ट्रवाद का निर्माण किया, ये वो राष्ट्रवाद नहीं जो हिटलर का राष्ट्रवाद, एक भिन्न राष्ट्रवाद। तो ये सारी की सारी बातें इस बात से आगे बढ़ेंगी कि यदि आप ये माने कि जयशंकर प्रसाद परंपरा का पुनर्गायन नहीं कर रहे थे, वो अपने समय की सारी उलझनों को अपनी कविता में अपने ढंग से कह रहे थे, जैसे कि जायसी ने अपने ढंग से पद्मावत में कहा, वैसे ही जयशंकर प्रसाद अपने समय की सारी उलझनों को कह रहे थे कामायनी के भीतर। तो युवा दोस्तों, मैंने एक बात कही थी और उस बात को कहकर मैं खत्म कर देता हूं। लज्जा सर्ग बहुत सुंदर सर्ग है, क्योंकि वो सुंदर कविता का उदाहरण है। आप में से जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें याद होगा, और नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए। क्यों इतनी महत्वपूर्ण है स्त्री की लज्जा? किस समाज में यह होगी कीमती और मूल्यवान? 1936 में होगी, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री को लज्जा, भारतीय स्त्री का आभूषण, भारतीय स्त्री का गुण, भारतीय स्त्री का ये करके बताया। तो उस जमाने में स्त्रियां लज्जा सीखती थी। लज्जा हमारा जो पूरा समाज है वो स्त्रियों को लज्जा सिखाता था।
इसका थोड़ा थोड़ा कभी कभी अर्थ ये लगता है कि पुरुषों को निर्लज्ज होना सिखाया जाता है। हालांकि ये ठीक बात है नहीं, मैं काफी लज्जालु व्यक्ति हूँ और हमारे सर प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी भी काफी लज्जालु व्यक्ति। लेकिन लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। तो महान कविता तो है, लेकिन वो उसी समाज की महान कविता जो समाज 1936 में था। क्योंकि अब ये जो लड़कियां बैठी हैं, जैसे जैसे स्त्री पुरुष के बीच में वो दूरी जो थी वो कम होगी, सहभाव और साहचर्य बढ़ेगा, जैसे जैसे बेतकल्लुफी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये आभूषण लज्जा का तिरोहित होता चला जाएगा। अंततः लज्जा पितृसत्तात्मक समाज का ही सौंदर्य था। उसमें जो सुंदरता मुझे दिखाई दे रही थी इसीलिए क्योंकि वो पितृसत्तात्मक समाज की सुंदरता थी। लेकिन जिस दिन वो नहीं रहेगा पितृसत्तात्मक समाज, उस दिन लज्जा भी सुंदर कविता नहीं रहेगी। रहेगी तो इतिहास के एक दस्तावेज की तरह रहेगी, उसका कोई कंटेम्प्रेरी मीनिंग, उसका कोई समकालीन अर्थ नहीं रहेगा। मेरे अनेक ऐसे विचार होंगे जिससे आप असहमत होंगे खुद को, और यही तो इन संगोष्ठियों की सुंदरता है कि मैं कुछ और कहूँ, प्रोफेसर शर्मा कुछ और कहें, प्रोफेसर द्विवेदी कुछ और कहें, हमारे देवी भाई कुछ मुझसे सहमत भी हों तो सार्वजनिक तौर पर ना कहें, संकट आए। धन्यवाद।